अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में हालात बुरे। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद मची भगदड़। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,937 नए मामले, 417 लोगों की मौत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। किन्नौर के निकुलसरी में भूस्खलन के बाद से मलबे से शवों का मिलना जारी। छठे दिन मिले 2 और शव, मरने वालों की संख्या पहुंची 25। लद्दाख में सुगंधित फसलों व फूलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा। CSIR IHBT संस्थान पालमपुर ने की पहल। और प्रदेश विश्वविद्यालय में राज्यपाल के कार्यक्रम से पहले SFI ने किया कुलपति का घेराव। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीफ टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में हालात और बुरे होते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। हालांकि अभी तक गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पर हर तरफ भगदड़ की स्थिति मची है। फायरिंग के बाद मची भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबान ने दावा किया है कि अराजकता रोकने के लिए वे काबुल में घुसा है। इधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं। इसके अलावा कई और सांसद भी देश छोड़कर जा चुके हैं। वहीं तालिबान विद्रोहियों के डर से आम नागरिक भी अफगान छोड़ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कई देशों के अधिकारी भी काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। अफगानिस्तान के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर पहले से ही न्यूयॉर्क में मौजूद है। लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर अफगानिस्तान में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि सबसे अहम सवाल ये है कि इस बैठक में अफगानिस्तान की ओर से प्रतिनिधि कौन होगा और अफगानिस्तान का पक्ष कैसे रखेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 16 अगस्त 2018 को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। देश ने आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्मृति स्थल पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अटल जी हमारी पीढ़ी के दूरदर्शी राजनेता, ओजस्वी वक्ता, विद्वान साहित्यकार, राष्ट्रवादी, संवेदनशील कवि और प्रखर सांसद रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। अपने सुशासन के प्रामाणिक मानदंड स्थापित किए। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सदैव आदरपूर्वक याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव था और हिमाचल के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, जिसका एक उदाहरण अटल टनल रोहतांग है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 30वीं पुण्यतिथि है। समूचा देश उन्हें याद कर रहा है। शिमला के रिज मैदान पर बनाई गई श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प भेंट किए। सबसे पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से। अटल जी हिमाचल के साथ बहुत करीबी से जुड़े थे। उनकी भावनाएं सदैव जाहिर हो जाती थी जब हिमाचल का जिक्र होता था। हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं। आज उनकी हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमारे लिए जो उपलब्ध है और उस सीख पर हमको आगे बढ़ करके काम करना है।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसेरी में भूस्खलन से पेश आए दर्दनाक हादसे के बाद से अभी तक शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। यहां पर हादसे के बाद से कई लोग लापता थे, लेकिन अब इन लोगों के शव मलबे से मिल रहे हैं। सोमवार को 2 और शव मिले हैं। ऐसे में इस हादसे में मारे गए लोगों की संख्या अब 25 पहुंच गई है। किन्नौर के निगुलसरी में पेश आए दर्दनाक हादसे ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। 11 अगस्त बुधवार दोपहर को करीब 12 बजे किन्नौर के निगुलसरी में भारी भूस्खलन हुआ था और इस दौरान सड़क से गुजर रहे कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण मलबे में बस, कार और ट्रक दब गए थे। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे के बाद से मलबे में दबे लोगों के शवों को मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को छठे दिन भी 2 और शव मिले, जिसके बाद से अब मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। अब इस हादसे में 3 लोग ही लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी लोगों को नहीं ढूंढा जाता, ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। टीम का जाना वहाँ पर वो सारी सिचुएशन को असेस करना है कि उसमें वक्त लगेगा। वो थोड़ा स्टडीज कर रहे हैं उस सारी चीज़ के लिए कि भाई ये पहाड़ क्यों टूट रहे हैं और बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं देख रहा था कि 23 लोगों को कल तक जिनके शव रिकवर कर लिए गए थे, एक आज भी जानकारी मिली है 24 लोगों के शव बरामद हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो मलबे में दबे होने की आशंका बनी हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों स्पॉट पे गया जहां घटना घटी है वहां पर भी, और उसके बाद नीचे जहां तक मलबा गया है वहां पर भी देखा। घायलों को मिलने के लिए भी मैं हॉस्पिटल में भावानगर जाकर के आया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में साइंटिफिक स्टडीज़ के माध्यम से इसको कैसे रोका जा सके, उसका कोई तरीका निकल आए। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रयत्न इस दिशा में किया जा रहा है। वो टीम हमने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की थी, हमने वहाँ के लिए भी, और लाहौल में भी घटना घटित हुई थी, वो पानी रुक गया था, उसके लिए भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ स्टडीज़ के माध्यम से कुछ रास्ते निकलेंगे ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को हम रोकने में जो है वो सफल हो सके। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ राहत मिली है। रविवार को देश में 36,083 नए मामले आए थे। वहीं सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 32,937 नए मामले आए हैं। साथ ही 417 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोविड-19 के मामलों का कम होना इस ओर इशारा कर रहा है कि स्थितियां कुछ हद तक नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि नए कोरोना के मामलों के बाद देश में एक्टिव केस में 3,389 मामलों की कमी दर्ज की गई है। नए मामले पाए जाने के बाद देश में फिलहाल 3,81,947 एक्टिव केस, 3,14,11,924 डिस्चार्ज और 4,31,642 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सोमवार को कोरोना के मामले में कमी के साथ साथ मृतकों की संख्या में भी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,937 नए मामले आए हैं, जबकि 417 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोना के हर रोज 5 से 6,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। ये संख्या पिछले कुछ महीनों के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन चिंता कम नहीं हुई है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से राज्य में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ग्रुप के 3 और अलग अलग वायरस ने एक्सपर्ट की टेंशन बढ़ा दी है। जानकारों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये नया रूप कितना खतरनाक है और इसकी संक्रमण दर को लेकर और स्टडी की जरूरत है। लद्दाख में अब सुगंधित फसलों और फूलों की खेती के माध्यम से यहां के लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। यहां पर फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। CSIR IHBT संस्थान पालमपुर ने इसके लिए पहल की है। ये क्षेत्र प्राकृतिक सिंचाई सुविधाओं से वंचित है और सुगंधित फसलों और फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है। लद्दाख में उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसल क्लेरीसेज, वाइल्ड मैरीगोल्ड, डेम्सक रोज, लेवेंडर मिंट, डेक्रोसेफालम, आर्टेमिसिया और पुष्प कृषि फसल लिलियम, ट्यूलिप और ग्लेडियुलस उगाने के लिए यहाँ की भूमि उपयुक्त पाई गई थी। अब CSIR IHBT वैज्ञानिकों की 4 सदस्यीय टीम ने सुगंधित फसलों व फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए लेह और नुब्रा घाटी का दौरा किया और ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में किसानों व विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों के साथ इन फसलों की खेती करने के लिए वार्तालाप किया।
दुनिया भर में सुगंधित फसलों की खेती व्यापक रूप से की जाती है। सुगंधित फसलों और फूलों की खेती से लद्दाख के किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से पहले एसएफआई ने जमकर हंगामा किया। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्लामी करने वाला वीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसएफआई कार्यकर्ता पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा और एबीवीपी कार्यकर्ता गौरव अत्री और विशाल वर्मा को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। कुलपति के घेराव के सुरक्षाकर्मी जब कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। एसएफआई छात्र संगठन ने कुलपति पर विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। एसएफआई का राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाजपा संगठन मंत्री और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बुलाना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को संघ का अड्डा बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में विशेष विचारधारा के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएफआई इस पर चुप नहीं बैठेगी, आने वाले समय में भी विरोध जारी रहेगा। अमित ठाकुर ने कहा कि वे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। क्लियरेंस हम चाहते थे हिमाचल प्रदेश वाइस चांसलर के माध्यम से। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है या फिर भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है? क्योंकि अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, इस विश्वविद्यालय का तमाम छात्र समुदाय, सभी संगठन, सभी कर्मचारी संगठन को इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया जाना चाहिए था। जबकि आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें खास विचारधारा से संबंधित एबीवीपी के लोगों को बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो आरएसएस के यहाँ पर जो प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट हेड है, उनको इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया गया है। इसके साथ साथ अगर ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का है तो इसमें शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के अंदर गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पवन राणा जो भाजपा के संगठन मंत्री है, उनका क्या इस कार्यक्रम के अंदर योगदान है? और अगर ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है तो ये विश्वविद्यालय के अंदर क्यों हो रहा है? ये विश्वविद्यालय के बाहर होना चाहिए, आरएसएस के दफ्तर के अंदर होना चाहिए, भाजपा के दफ्तर के अंदर होना चाहिए। और अगर ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है तो विश्वविद्यालय का फंड इसके लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अपने वाइस चांसलर महोदय से उन्होंने मिलने से मना किया। उसके बाद पुलिस के साथियों ने बातचीत करके अंदर जाने के लिए परमिशन ली, हम अंदर जाकर मिले। लेकिन अंदर जाकर जो उनका रवैया है कि मेरी मर्जी है, मैं जिसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ मैं बुला सकता हूँ, ये सरासर उनका तानाशाहीपूर्ण रवैया है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो इस विश्वविद्यालय के अंदर फर्जी भर्तियां कर इस विश्वविद्यालय को संघ का बनाना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले कल ये तमाम मुद्दे कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि ऐसे भाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जहां इनकी याचिका खारिज हुई है, उसी की डबल बेंच के अंदर दूसरा मुकदमा दायर करेगी, जिसको ऐसे भाई खुद लड़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे
जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।